जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, इसके जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था 12th क्लास का सिलेबस। ठीक है, और सिलेबस को हमने डिस्कस किया था और सब चीज़ वहाँ पे समझा था, कौन से चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, वो सब चीज़ हमने समझा था, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स, जो कि आपके 12th क्लास के NCERT बुक का एक्सरसाइज जो है आपका चैप्टर जो है 3 है। ठीक है, तो उसको हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को समझते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होता है अवयव। ठीक है, तो आखिर मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको डिफिनीशन से समझेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन देखेंगे। तो देखिए, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम आर कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम आर कॉल्ड ए मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, क्या चीज़ का, तो रो और कॉलम का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A B से लेकर के Z तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पंक्तियों एवं स्तंभों में संख्याओं के आयताकार सजावट को अवयव कहते हैं। इसे बड़ा A to Z इत्यादि से सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये तो समझ लिए आप, रो एंड कॉलम, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंक्ति एवं स्तंभ। तो रो और कॉलम क्या होता है उसको आप समझ जाइएगा, तो यहाँ पे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो लाइन हमारा ऐसे होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, और जो लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे होता है, नीचे की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, रो को हिंदी में हम लोग पंक्ति बोलते हैं और कॉलम को हिंदी में हम लोग स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, क्या चीज़ का, तो रो एंड कॉलम का, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये कैसे होता है उसको हम लोग नीचे समझेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपने डिफिनीशन देख लिया होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ऑल एलिमेंट्स आर कीप्ड विद इन, यानी कि जितना भी एलिमेंट्स होता है मैट्रिक्स में, ठीक है, उसको इस हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर उसको हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा होगा, सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों में से आप किसी भी ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स को क्या करते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे हम अब एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने समझा है रो एंड कॉलम का क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है, सम एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि कुछ उदाहरण हमने लिया हुआ है मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, जैसे कि A इज इक्वल टू -2 7 5 6 4 2 9 2 4। ठीक है, तो क्या हुआ है, जैसे कि हमने आपको बताया है, मैट्रिक्स को हमेशा जब डिनोट करते हैं हम, तो कैपिटल A to Z, यानी कि ये कैपिटल A है, तो कैपिटल A से इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट दिया हुआ है मैट्रिक्स के अंदर, तो आपको पता है ये क्या होता है, हमारा रो होता है। ठीक है, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब आपका रो है। ठीक है, और नीचे की तरफ जितना भी आपका दिख रहा है ये तीनों का तीनों, ये सब क्या है, ये कॉलम है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे ये रो में इसको अरेंज किया गया है, ये फर्स्ट रो हो गया हमारा, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। ठीक है, और जो ऊपर के नीचे की तरफ ऐसे आया है, क्या है हमारा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसको हम लोग कभी कभी, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट रो है तो इसको हम लोग R1 भी बोल सकते हैं, ये सेकंड रो है तो इसको R2 भी बोल सकते हैं, ये थर्ड रो है तो इसको R3 भी बोल सकते हैं, ये फोर्थ रो है तो इसको R4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये हमारा फर्स्ट कॉलम है तो इसको C1 बोल सकते हैं, ये फर्स्ट सेकंड कॉलम है इसको C2, और ये थर्ड कॉलम है तो इसको C3। ठीक है, तो ये क्या किया हुआ है, एक अरेंजमेंट है। ठीक है, जैसे कि इसमें 4 रो है, 3 कॉलम है, तो ये एक अरेंजमेंट है। जैसे कि यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें कितना रो है तो आप काउंट कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट R1, ये सेकंड R2, यहाँ पे कॉलम कितना है, कॉलम की संख्या यहाँ पे C1, कॉलम को हम लोग C से डिनोट करते हैं, C1, यहाँ पे C2 और C3। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर आपको दिख रहा होगा टोटल 3 कॉलम है और 2 रो है। ठीक है, तो इसको अरेंज जो किया गया है बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर का फेस कैसे होता है, ऐसे हमारा रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, यानी कि ये एक रेक्टेंगल है हमारा,
तो रेक्टेंगल में क्या होता है, लंबाई अधिक होता है, चौड़ाई कम होता है, ठीक है। ये भी एक हमारा रेक्टेंगल है और ये भी हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई जो है हमारा ऊपर से नीचे की तरफ है और चौड़ाई ऐसे है, और यहाँ पे लंबाई ऐसे है और चौड़ाई ऐसे है, ठीक है। तो ये दोनों एक तरह से रेक्टेंगल है, ठीक है। तो बिल्कुल जो आपका यहाँ पे मैट्रिक्स ये दिख रहा होगा, ये भी एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा। ये लंबाई अधिक है और ये चौड़ाई कम है, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, वो भी एलिमेंट का, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है, जो भी मैट्रिक्स के अंदर आपको दिख रहा होगा ये टोटल एक एलिमेंट है, ठीक है। ये सभी एलिमेंट है हमारा, ठीक है। तो एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स, और वो भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह दिखना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपने मैट्रिक्स का समझा। चलिए इसमें और कुछ ब्रीफ से हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप मैट्रिक्स समझने से पहले यहाँ पे आपको जानना होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। ए मैट्रिक्स हैविंग एम रोज, ठीक है। अभी हमने रोज समझा है क्या होता है, एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n और सिंपली m बाई n मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं रीड एज एन m बाई n मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो आपने डिफिनीशन देखा, लेकिन नीचे इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है आपका, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज, यानी कि उसके पास m रो होना चाहिए। और रो क्या होता है, ये सभी हमारा क्या है, ये सभी रो है, ठीक है। एंड n कॉलम होना चाहिए, यानी कि m रोज और n कॉलम होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ m बाई n मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, रीड एज m बाई n मैट्रिक्स, यानी उसको m बाई n हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिख रहा होगा। तो ये मैट्रिक्स जो है आपका A11, ये 1 1 पोजीशन क्यों है, तो इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको हम पोजीशन को भी समझ लेते हैं। ये आपको यहाँ पे 1 1 दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये 1 1 और 1 2 क्यों है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 1 1 को लिखते हैं A11, ऐसे कुछ ये जिसे A11 लिखा हुआ है सेम वैसे यहाँ पे A11 है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए ये 1 1 जो है आपका, ये फर्स्ट वाला जो 1 होता है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो 1 होता है वो होता है किस लिए, ये होता है आपका रो के लिए। और सेकंड वाला जो 1 है आपका वो किस लिए है, तो ये है आपका कॉलम के लिए। चलिए तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, रो और कॉलम के लिए क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है, ये इसका पोजीशन क्या है R1 है, और इसका पोजीशन क्या है कॉलम में C1 है, यानी कि ये 1 फर्स्ट पोजीशन और ये भी फर्स्ट पोजीशन। इसीलिए ये जो है आपका, ये फर्स्ट पोजीशन R1 का है और फर्स्ट पोजीशन C1 का है, इसीलिए 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 1 2 क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन R1 का है और सेकंड पोजीशन C मतलब कि कॉलम का है, ठीक है। तो इसलिए C2 है, तो ये 1 इसका पहले और 2 इसका बाद में, इसलिए 1 2 लिखा गया है, ठीक है। सेम वैसे ही इस 2 1 को समझिए, ये सेकंड पोजीशन है R2 का, सेकंड पोजीशन है तो R2 को पहले लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे A2 हो गया, ठीक है। और ये फर्स्ट पोजीशन है क्या चीज़ का, C1 यानी कि कॉलम का, तो इसीलिए फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे लिखा गया है, तो 2 और 1। तो ये आप पोजीशन को समझ चुके होंगे कैसे हम लोग पोजीशन को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे समझ रहे हैं ये A22 क्यों लिखा हुआ है, तो सेकेंड रो है और ये सेकेंड कॉलम है, ठीक है। तो वैसे ही ये पोजीशन यहाँ पे डिसाइड होता है। तो पोजीशन यहाँ पे आप आसानी से समझ चुके होंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये m बाई m मैट्रिक्स कैसे हुआ इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे A11 A12 ये डॉट 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 आगे हम लोग बढ़ते गए हैं, तो A1J आया है, ठीक है। J क्यों आया है, तो J एक एलिमेंट है जो कि कुछ बहुत दूर के बाद आया है आपका, और फिर डॉट डॉट करके आगे बढ़ेंगे तो 1 और n आएगा, यानी कि n टर्म तक हम लोग गए हैं। n टर्म जैसे कि इन्फिनिटी टर्म होता है वैसे ही n टर्म होता है, बहुत दूर का टर्म यहाँ हमारा n टर्म होता है, ठीक है। वैसे ये नीचे की तरफ आए हैं तो A11 पोजीशन है, A21 पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे A31 पोजीशन, A41 पोजीशन, A51 पोजीशन, ऐसे करते करते AI1 पोजीशन आया है, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद नीचे यहाँ पे AM1 पोजीशन आया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम लोग इधर बढ़ते गए हैं तो AM1 AM2 AMJ J यहाँ पे था इसलिए J, ठीक है। और यहाँ पे AMN और लास्ट में हमारा MN क्यों आया है इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये रो का जो आपका M पोजीशन है, ठीक है, रो का M टर्म है, जैसे कि R1 R2 R3 R4 ऐसे करके M टर्म हमारा गया है। और ये कॉलम जो है आपका कॉलम, तो कॉलम का भी n टर्म है आपका, ये CN टर्म है, ठीक है। ये CN टर्म है तो इसलिए कॉलम का n, और RM टर्म है तो इसलिए रो का m, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिनीशन है तो थोड़ा इसमें कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के मदद से समझेंगे तो बिल्कुल ही ईजी है और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि थोड़ा सा हमको ईजी लगे, ठीक है। तो देखिए नीचे यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको और समझ लेते हैं। यहाँ पे और करके दिया हुआ है A=AIJM/N, ठीक है। तो AIJM/N क्यों लिखा गया है, देखिए ये मैट्रिक्स का लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक्स को आपको पता है कैपिटल से हम लोग डिनोट करते हैं, तो कैपिटल A दिया हुआ है और इन इक्वल टू यहाँ पे AIJ दिया हुआ है। तो जब भी मैट्रिक्स के यहाँ पे एक चीज़ आप और समझ जाइए, मैट्रिक्स को जब भी हम लोग डिनोट करेंगे तो कैपिटल A to Z तक में से हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जब मैट्रिक्स के अंदर यानी कि इंटरनल एलिमेंट को जब हम लोग डिनोट करेंगे तो यहाँ पे इंटरनल हम लोग स्मॉल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बाहर की तरफ हम लोग कैपिटल लेते हैं तो इसीलिए मैट्रिक्स के अंदर हम लोग स्मॉल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल है और IJ क्या है, तो I और J जो है, I हमारा रो है और J कॉलम है। कैसे है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया है, ये हमारा J टर्म जो है हमारा कॉलम है और यहाँ पे I टर्म है हमारा क्या है, यहाँ पे रो है, ठीक है। तो IJ टर्म क्या है, I हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा और आपको अगर यहाँ पर डाउट है तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे AIJ है यहाँ पे, तो आपको ऐसे समझना है, जो I है आपका ये क्या है, रो है और J जो है आपका क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे I और J के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका होता है डिफिनीशन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे 1 से बड़ा और बराबर होता है I, ठीक है। 1 लेस देन और इक्वल टू I होता है। क्यों होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं x=, यहाँ पे 1, ठीक है। अब x=1 है तो यहाँ पे जो इसका पोजीशन क्या होगा, 1/1 होगा, क्योंकि इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, ठीक है। तो ये तो 1/1 इसका पोजीशन हो गया। तो यहाँ पे 1 से बड़ा और बराबर है I, क्यों, क्योंकि I अगर इसी को हम लोग डिफिनीशन के थ्रू लिखते तो कैसे लिखते, यहाँ पे I के 1 के जगह पे I होता, मल्टीप्लाई 1 के जगह पे J होता, IJ के टर्म में हम लोग लिखते। तो यहाँ पे आपको ये समझे 1 से बड़ा और बराबर है I, क्योंकि 1 के जगह पे हम लोग I भी लिख सकते हैं। और एंड यहाँ पे और I से बड़ा और बराबर है M, तो M कहाँ से आया, तो आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, रो को I भी लिखते हैं और M भी लिखते हैं। M क्यों लिखते हैं, क्योंकि M टर्म तक लेते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना है 1 से बड़ा I हो सकता है और 1 से बड़ा और बराबर भी I हो सकता है, क्योंकि अगर एलिमेंट की संख्या 1 हो तो बराबर हो जाएगा और एलिमेंट की संख्या 1 से अधिक हो तो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा हमेशा I, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये समझा होगा, ठीक है। और IJ जो होगा आपका हमेशा N से बिलोंग करेगा, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो नेचुरल नंबर से क्यों बिलोंग करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये समझिए। नेचुरल नंबर से इसीलिए बिलोंग करेगा क्योंकि जब भी हम लोग पोजीशन को दिखाएंगे तो वो नेचुरल नंबर से ही होगा। जैसे कि कोई यहाँ पे हम एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि नीचे यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे लिया हुआ है, एक मैट्रिक्स x=2 4 3 6 2 1। तो इसमें रो की संख्या क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं R1 और यहाँ पे R2, यानी कि रो की संख्या टोटल 2 है और कॉलम की संख्या क्या है, तो यहाँ पे C1 C2 और यहाँ पे आपका C3। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कॉलम की संख्या 3 है और रो की संख्या 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हम लोग 2/3 कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि रो 2 है और कॉलम 3 है, तो 2/3 हो गया। तो यहाँ पे आप ये समझे होंगे ऑर्डर को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम समझ रहे थे, I और J N क्यों हो गया, यानी कि नेचुरल नंबर क्यों होगा। तो देखिए ये 2/3, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पे लेते हैं x=0, ठीक है, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर भी कुछ नहीं होगा, 0 होगा। तो जब ऑर्डर 0 हो गया यानी कि मैट्रिक्स कुछ नहीं है, टोटल 0 का 0 है। तो जब 0 होगा तो ये मैट्रिक्स थोड़ा होगा, ये तो 0 है, ये मैट्रिक्स है ही नहीं, ये 0 है, ठीक है। तो जब ये 0 होगा तो यहाँ पे नेचुरल नंबर से हम लिए ही नहीं है, यानी कि ये मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा है। यानी कि जब भी कोई मैट्रिक्स बनेगा उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। ऑर्डर जो होगा I और J क्या है, I रो और J कॉलम है, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स अगर N से बिलोंग कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर 2 and 3 है, 2/3 का ये मैट्रिक्स है, तो 2/3 का मैट्रिक्स है तो 2 भी हमारा नेचुरल नंबर से है और 3 भी नेचुरल नंबर से है। यही अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर से नहीं होता, 0 होता, ठीक है, 0 क्या होता है, होल नंबर में आता है।
तो अगर ये 0 होता तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स बनता ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी मैट्रिक्स हमारा कोई बनेगा तो उसमें आई एंड जे जो होगा हमेशा नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये समझा होगा। तो चलिए यहाँ पे तो आपने ऑर्डर समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए एक चीज़ यहाँ पे और हम समझते हैं, जैसे कि ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने तो ऑर्डर नहीं लिखा था, क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। इसलिए हमने वहाँ पे ऑर्डर नहीं लिखा था, ठीक है। लेकिन अब आप पढ़ चुके हैं तो वहाँ पे आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स लिए थे हम लोग, उसको ध्यान दीजिए। तो इसमें रो की संख्या क्या है 1 2 3 है और कॉलम की संख्या क्या है 1 2 3 है, यानी कि इसका हम लोगों को ऑर्डर लिखना हो तो क्या लिखेंगे 3/3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, ठीक है। वैसे ही ये सेकंड मैट्रिक्स है हमारा बी, इसका ऑर्डर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिए। तो रो की संख्या क्या है R4 यानी कि 4 है और कॉलम की संख्या C3 यानी कि 3 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको बताया है, सबसे पहले हम लोग रो को लिखते हैं। तो रो क्या है 4 है, चलिए 4/3 यानी कि कॉलम 3 है तो 4/3 यानी कि ये हमारा मैट्रिक्स बी जो है इसका ऑर्डर क्या है 4/3 है, ठीक है। वैसे ही कि यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स सी है, इसको हम लोग देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो इसमें रो कितना है, रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3, क्योंकि पहले रो को लिखते हैं और बाद में कॉलम को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपने समझ चुके होंगे यहाँ पे कैसे हम लोग ऑर्डर को समझते हैं। ये थोड़ा डिफिनीसन था इसीलिए थोड़ा और लगा होगा आपको, बट इसको न्यूमेरिकल के थ्रू अगर हम लोग समझ रहे हैं तो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिफिनीसन समझा, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं ये समझा, एग्जाम्पल से हम लोग समझे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये हमने समझा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है वो सारा चीज़ हम लोग समझेंगे और उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो भी मैट्रिक्स या फिर 12th क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो उनके पास शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जितना भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।